नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएससी की सेशन वाली आज संडे है और संडे को 8 बजे आप लोगों के आरबीएससी की सेशन की क्लास थी। तो ये कुल मिलाकर 5वीं क्लास है जिसमें अपन कक्षा 6 के अध्याय 8 तक को कवर कर लेंगे। इसमें बीच में 2 अध्याय राजस्थान भूगोल के भी रहे थे, तो वो अपन ने बीच में ड्रॉप किए हैं क्योंकि राजस्थान का भूगोल बदलने पर कुछ चीजें बदलेगी, तो उन्हें बाद में जैसे अपनी स्थिति क्लियर हो जाएगी उसके बाद में पढ़ लेंगे। अभी जो चीजें चल रही है उन्हें ऐसे ही क्लियर कर देते हैं। आज का जो अध्याय है अपना आजीविका के प्रमुख साधन है, जिसमें से कृषि कल पढ़ चुके थे। आज के इस सेशन के अंदर अपन पशुपालन और खनन, 2 चीजें जो आरबीएससी में दे रखी है आपके कक्षा 6 में, वो पढ़ेंगे। और जो आरबीएससी में दे रखा है उसके साथ में इन दोनों चीजों में और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, वो भी साथ साथ में अपन करते हुए चलेंगे। ठीक है, करें शुरू? ठीक है, चलिए देखो, आज की इस क्लास में आपको ये तो मैं करवाऊंगा ही, साथ में कल वाली जो क्लास थी आरबीएससी की उसमें क्वेश्चन नहीं करवाए थे पीछे दिए हुए, वो आज के ही इस सेशन में शामिल कर दिए गए। दोनों चैप्टर के, आजादी से पूर्व प्रशासन वाला वो वाला भी, और ये भी पूर्व की सरकारें वो वाला, और इसके भी दोनों के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। राजस्थान में पशुपालन, वैसे देखा जाए तो पशुपालन इस बार है ना ग्रेड 3 में टॉपिक नहीं था, लेकिन सेकंड ग्रेड में था। तो सेकंड ग्रेड में पशुपालन था, तो पशुपालन उसमें मैंने व्यवस्थित रूप से पढ़ाया भी था। यहाँ पे बात हो रही है आरबीएससी की, तो ये जो आप इस तरफ जो भी मैटर देख पा रहे हो, ठीक है, वो आरबीएससी की कक्षा 6 के पेज संख्या 44 और 45 का सारांश है कि क्या एग्जाम के अनुसार महत्वपूर्ण है। ठीक है, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा है। तो आपके दिमाग में आएगा कि पहला कौन सा है, तो पहला है साथियों यूपी। ठीक है, राजस्थान का स्थान आता है इसमें दूसरा। यदि दूध उत्पादन की बात करें तो भी राजस्थान का दूसरा स्थान आता है, पहला इसमें भी यूपी का आता है। तो ये दोनों देखो, पशु ज्यादा है तो दूध भी ज्यादा होगा, क्योंकि पालतू पशु, पशुपालन में क्या पालतू पशु जो जिनसे कि कोई ना कोई फायदा होगा उन्हीं को तो पाला जाएगा। कोई शेर बाघ ना तो पाले जाए, ठीक है ना, बाण तो खर्चों भी महंगो पड़ जाए उल्टो। तो ये बात है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में बात हो रही है। भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। तो विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आता है, तो सर टोटल है कितना? तो टोटल है आपके 568.101 लाख, और ये प्रश्न बन चुका है पहले। अब देखो, ये इस आरबीएससी की पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, ये मैंने अन्य तथ्य के अंदर आपको दिया है, लेकिन एग्जाम में बना है। लोग कहते हैं ना आरबीएससी पढ़ो, सिर्फ आरबीएससी, सिर्फ वाला काम नहीं होता है, उसको कॉम्बिनेशन के साथ में पढ़ना होता है। 4 प्रश्न आरबीएससी के दिखने पर लोग ये कहने लग जाते हैं, मैंने बोला था ना आरबीएससी पढ़ो। अरे 8 प्रश्न दूसरे भी तो हैं, उन्हें कहां से कवर होंगे? फिर ये ऐसे प्रश्न छूट जाए तो यहाँ पे दे रखा है सिर्फ प्रतिशत दे रखा है ये, तो ये चीजें आप लोगों को ऐसे ध्यान रखनी है। ठीक है, 20वीं पशु गणना कब हुई? 2019। इसके अनुसार ऊंट, गधों और भेड़ बकरियों की संख्या में कमी हुई है। किस किस की हुई है? देखो, ऊंट की संख्या में कमी हुई है, गधों में, ऊंट और गधों में बहुत चिंताजनक हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा कमी हुई है। ठीक है, इसके अलावा भेड़ बकरी में भी कमी हुई है। अच्छा, भेड़ बकरी वगैरह जो है, देखो अकाल पड़ने पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, सूखा, अकाल वगैरह, इनके अंदर भी प्रभाव इसमें पड़ता है। क्योंकि देखो, ये भेड़ बकरियां कैसे चरने जाती है कहीं, तो वहां पे इनको जो है सूखा नहीं है तब तक मिल जाता है। यदि अकाल पड़ रहा है तो ये सबसे ज्यादा मरने वाले पशुओं में भी आते हैं। अच्छा, गाय भैंस वगैरह इतनी नहीं मरती है, क्यों? क्योंकि गाय भैंसों को घर में लोग पालते हैं, तो वहां पे उनकी देख रेख भी करते हैं, उनको चारे की व्यवस्था भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो उनको इतने मतलब मरने नहीं देते। ये चीजें होती है जो आपको कंसेप्चुअल तरीके से सोचनी होती है। गाय और भैंसों की संख्या में यहाँ पे वृद्धि हुई है। कहां पे? राजस्थान के अंदर 19वीं पशु गणना में, जिसमें भैंसों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे आपके पशुपालन के आंकड़ों के अंतर्गत। देखो, पशुपालकों की निर्धनता, अब इसमें क्या है, पशुपालकों के समक्ष जो है पशुपालन में समस्याएं क्या क्या आती है, ये कंसेप्चुअल प्रश्न बन सकता है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो निर्धनता, निर्धनता होने के कारण ही पौष्टिक आहार की कमी रह जाती है, पशुओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करवा पाते। फिर चारागाहों की कमी है, अपने यहाँ पे अपर्याप्त भूमि है, सूखी भूमि ज्यादा है, ठीक है ना, और परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं, आधुनिक तकनीकों को काम में नहीं लेते हैं, सूखे का प्रभाव ज्यादा रहता है। ये सभी जो है आरबीएससी के अंदर आपके दे रखी है पशुपालन में कमी। तो यहाँ की जो ये जो स्लाइड आप पूरे फैक्ट देख रहे हो,
ये पूरे के पूरे फैक्ट जो है आरबीएससी की पेज संख्या देखो, पूरा पेज पढ़ते हो उसका निचोड़ ये है, यानी 44 और 45 का निचोड़ है ये आपको दिख रहा है कि क्या है, ये तो साधारण है, लेकिन ये निचोड़ है साथियों। आप कई सारे विद्यार्थी साथ साथ में आरबीएससी की किताब पढ़ भी रहे हैं, उन्हें वास्तविकता पता चल रही है कि वास्तव में सर छोड़ कुछ भी नहीं रहे, बल्कि और अतिरिक्त दे ही रहे हैं, और यही इसकी अहमियत है। यहीं पे साथ में आपको एक जानकारी और दे दूं आपको, मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी का प्रोजेक्ट आप लोगों को बहुत जल्द दे दिया जाएगा। आज भारत के भूगोल से संबंधित, यानी एनसीईआरटी के अंदर राजस्थान का भूगोल प्रभावित नहीं करता है। एक विद्यार्थी कमेंट भी आया था कि सर राजस्थान का भूगोल तो बदलने वाला है, आपने भूगोल की पहले क्यों दी? अरे भैया एनसीईआरटी के अंदर राजस्थान में भले कितने जिले बना दो ना, कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, अब राजस्थान में जिले बढ़ने से भारत वाली, तो ये दिमाग में सबके रहता है कि हम पढ़े, लेकिन जब उसकी किताबें पढ़ने जाते हैं तो कई सारे चित्र, कई सारी कहानियां, उसमें फिर क्या है, बोर होके छोड़ देते हैं, फैक्ट मिल नहीं पाते कई सारे। यहां पे आपको जो टेस्ट सीरीज दी है ये मात्र 99 में दी है, और इसी मात्र ही कहूंगा क्योंकि एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज बनाना साथियों खाने का काम नहीं है, क्योंकि आप खुद बनाकर देखना और उसमें से निकालने, और साथ ही साथ इस बार व्याख्या भी दी है, और ये रेट भी सिर्फ साथियों है ना 7 दिन के लिए प्रारंभिक रखी है, और मुझे इसमें बढ़ोतरी इस बार करनी भी पड़ेगी। क्यों? कारण भी समझो, क्योंकि है ना 6ठी से 8वीं तक तो कोई विशेष बात नहीं है, इतने प्रश्न बनते भी नहीं, ठीक है उसमें, लेकिन जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जाते हैं बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारी मेहनत पड़ती है। हमने की है ना मेहनत, हमें पता चल रहा है बहुत मेहनत पड़ती है। ये तो आपका अपना जीजीडी का प्लेटफॉर्म है, इसलिए 99 में भी दे रहे हैं, नहीं तो लोग हंसते हंसते 400-500 रुपए में इसे एक एक ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटिकल की अलग एक एक प्रोवाइड करवाते हैं, और वो भी लोगों को मतलब यूं समझ लो कि वो भी सस्ते में ही पड़ती है। ये तो एक तरह की सेवा ही है एकमात्र, क्योंकि जिस तरीके से अपना ऐप का प्रस्तुतिकरण और वो रहता है उसमें मेंटेनेंस बहुत रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को उपलब्ध करवाइए। और ये ऐसा विपन है, ये ऐसा हथियार है जो आप सभी के तर्कस में शामिल होना चाहिए। यदि मैं आप लोगों की जगह तैयारी कर रहा होता, उसी को ध्यान में रखकर यह चीज बनाई है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता पड़ती, न सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि भारत के किसी भी राज्य से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनसीईआरटी की जो टेस्ट सीरीज जीजीडी के प्लेटफॉर्म से दी जा रही है वो रामबाण साबित होगी, और इसकी अहमियत धीरे धीरे पता चलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे फिर आप लोग कहते हैं यह तो एनसीईआरटी में से बना, उसको पढ़नी चाहिए थी। अब वो बोरियत आप भूल जाइए, आपको पूरा पका पकाया मैटर व्याख्या के साथ में देखने को मिल रहा है। अभी ज्योग्राफी की लॉन्च किया, कुछ ही समय में राज व्यवस्था की भी कर देंगे, 2-4 दिन में थोड़ी टाइप हो जाए, और निरंतर टेस्ट जुड़ते जाएंगे। अभी 6 टेस्ट जुड़े और पब्लिक कर दिए, कारण ये है कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा इसके इच्छुक थे, तो वो प्रैक्टिस साथ साथ में कर सके। और जैसे जैसे आपको पता ही है टेस्ट लगातार जुड़ते हैं, और ये भी मैं घोषणा कर चुका हूं, एनसीईआरटी का पूरा वीडियो बनाया है लॉन्चिंग का, देख लेना, उसमें सारी विशेषता बताई। ये भी घोषणा कर चुका हूं मैं कि आप लोगों का प्रेम इसी तरीके से बना रहा ना, तो हर में यानी भूगोल में, राज व्यवस्था और इतिहास, तीनों के अंदर अलग अलग 5 मैं आपको मेगा टेस्ट भी इसके अंदर फ्री दे दूंगा। और क्या करें बताओ, आप लोगों के लिए मेगा टेस्ट भी आपको फ्री दे दिए जाएंगे। जब टॉपिक वाइज पूरे जुड़ जाएंगे तो मेगा टेस्ट आप लोगों के लिए उसमें जोड़ दिए जाएंगे। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अब गला काटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है, इतना तो आप खुद भी समझ सकते हो। तो ये है, ये आपके तर्कस में होना जरूर चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। बाकी बार बार मैं आपको कहूंगा नहीं, क्योंकि फायदा आप लोगों का ही है, हमसे ज्यादा फायदा आप लोगों का है इसमें यहाँ पे। और राजस्थान के भूगोल बदलने से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अन्य तथ्य, अन्य तथ्यों में क्या है, अब यानी कि आरबीएससी के अलावा और भी तो कुछ ध्यान में रखने हैं अपन को फैक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर के अंदर है। अच्छा, पशु गणना जो है ना, ये हर 5 साल में करवाई जाती है, ठीक है ना, हर 5 साल में करवाई जाती है। पहली पशु गणना 1919-20 में हुई थी, और ये जो है 19-20 वाली ये 20वीं पशु गणना है, ठीक है, 20वीं पशु गणना है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर 568.1 लाख जो है कुल पशुधन है। और इस बार कमी हुई है, यह भी पूछा जाता है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है पिछली पशु गणना के मुकाबले। इस बार कमी हुई है 1.66%, ये आर्थिक समीक्षा के आंकड़े के अनुसार। और यदि डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट 1.61% भी ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा में यह है और डायरेक्ट ये देखा जाता है। राजस्थान में पशु घनत्व
166 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर पशु घनत्व है। सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ है? बाड़मेर। न्यूनतम पशुधन भाई छोटे जिले में अंदर है, धौलपुर में। राजस्थान में पशु संपदा में अवरोही क्रम। अच्छा, अवरोही और आरोही में बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है अवरोही और एक होता है आरोही। देखो, जहां पे अवरोही आएगा वहां बड़े से छोटे की तरफ जाना होगा, यानी ज्यादा से कम की तरफ जाना होगा। ठीक है, अब अवरोही आया है, अब इसमें अक्षर गिनो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 है, इसके अंदर 1 2 और 3, तो कम वाला कौन सा है? कम से ज्यादा की तरफ। यहां पे संख्या कम है तो ये कम से ज्यादा की तरफ को इंगित करेगा, यहां पे संख्या ज्यादा है, ये ज्यादा से कम को इंगित करेगा। ये एक शॉर्टकट है जो आपको आसान कर देगा याद रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक दायां बायां में कंफ्यूज होते हैं। ये साधारण दिखते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। चलिए, अवरोही क्रम पूछा, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है? बकरियां हैं, फिर है गाय, फिर भैंस, फिर भेड़ और फिर ऊंट। देखो, ऊंट कम ही है, जितनी बकरियां उतने ऊंट थोड़ी है भाई। बकरियां आपको मारवाड़ी में क्या, एवड़ और रेवड़, एवड़ा यानी कि झुंड में चरती हुई दिखे। ऊंट इतना थोड़ी दिखे जितनी बकरियां दिखे, तो ऊंट कम है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, वो ट्रिक बताई थी बागा भाई। यहां लिख दूं क्या? बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला। ठीक है, ये देखो, यहां बागा से इस ब से लोगे बकरी, ग से लोगे गाय, इस भाई से लोगे भैंस। ठीक है, भैंस कह सकते हो, भैंस। ठीक है, फिर इस भीड़ से लोगे भेड़ और ये ऊंट, ऐसे का ऐसा ऊंट। तो ये एक क्रम आपको याद रह जाएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम यूपी है, और राज्य में दूध उत्पादन में पूछे तो जयपुर प्रथम है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी आप लोगों के आ गई, ताकि आप लोगों के पढ़ना जो है आसान हो जाए। ठीक, चलिए अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में आता है आपके खनन। खनन किसे कहते हैं? जो खोद कर निकाला जाए वो खनन है, खनिज। तो राजस्थान में खनन, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इतनी सारी खाने हैं यहाँ, इतनी सारी खदानें हैं कि इसे राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर कह दिया जाता है। खाने तो सबसे ज्यादा है, राज्य में लगभग 67 प्रकार के खनिज है, आरबीएससी के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, लेकिन राजस्थान खान एवं खनिज विभाग जो है उदयपुर वाला, वो कहता है कि वर्तमान में 57 तरह का ही खनन होता है। 57 तरह की, उनकी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का ही खनन होता है। आरबीएससी के अनुसार ये है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, किसी का खनन बंद हो जाता है तो वो अंदर से कर देते हैं। तो राजस्थान में कुल जो है 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से प्रधान खनिज 44 और लघु खनिज 23 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके 67 आएगा। लेकिन खान एवं खनिज विभाग, ये खान एवं खनिज विभाग ये क्या कहता है? ये कहता है कि 57 प्रकार के खनिजों का ही खनन होता है वर्तमान के अंदर। ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। अब देखो, राजस्थान में ये रॉक फॉस्फेट तो है, इसके अलावा भी ऐसे कुछ खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार समझो, एकाधिकार मतलब है, मतलब एक को है, बिनो ही अधिकार है, वो ये एक है जिनो अधिकार है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा राजस्थान में जिन खनिजों की पाई जाती है, यानी भारत में और जगह नहीं पाए जाएंगे, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। तो सीसा जस्ता, ये तो जुड़वा है, साथ में ही पाए जाते हैं। इनके साथ में ही चांदी भी पाई जाती है, इनका यस गैलेना होता है। जिप्सम, चांदी, संगमरमर, देखो नागौर और किशनगढ़ और ये संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सेलेनाइट, जॉस्पर, तांबड़ा, वॉलेस्टोनाइट, बॉल क्ले, फ्लोराइट, फेल्सपार, टंगस्टन, एस्बेस्टस, सैंडस्टोन, मुल्तानी मिट्टी। ये मिट्टी ज्यादातर बीकानेर में पाई जाएगी। ये सारे जो खनिज है, ये इनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा इनका उत्पादन होता है। ये एक और फैक्ट दे रखा है आपके कि अवैध बजरी के खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है, और अवैध बजरी खनन भी बढ़ रहा है, बजरी माफिया भी बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से पर्यावरण समस्या बढ़ेगी, क्योंकि नदियां प्रभावित होगी। नदियां प्रभावित होने से बाकी चीजें भी प्रभावित होगी, तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट इसके, कि अन्य फैक्ट के अंदर और क्या आता है। ये पेज नंबर 45 का सार है, ये वाला। ठीक है,
ये अन्य फैक्ट है जो इसमें नहीं दे रखे, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी है। राजस्थान खान एवं खनिज विभाग की स्थापना कब हुई? 1974 में। है कहां पूछे तो उदयपुर। देश में सर्वाधिक खाने, खान को आप कह सकते हो, खदाने भी कह सकते हो, ठीक है। सर्वाधिक खाने या खदाने कहां है? राजस्थान के अंदर है। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से देखो, भंडारण होना अलग बात है, उत्पादन होना अलग बात है। उत्पादन के अंदर यदि देखोगे तो झारखंड पहले स्थान पे आता है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से, यहां पे भी भंडारण की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, और इसमें भी पहला स्थान किसका है? झारखंड का है, ठीक है। पहला स्थान किसका है? झारखंड। आय की दृष्टि से यदि देखोगे कि इनकम सोर्स की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? 5वां है। और प्रथम खनिज नीति 1978 में है, और अब तक जो है 6 खनिज नीतियां लागू हो चुकी, जिसके अंदर 6ठी खनिज नीति जो है वो 2019 वाली है, ठीक है। तो ये खनन से संबंधित बातें ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये हो गया आपके, ये तो पशुपालन हो गया और ये हो गया खनिज, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब आगे अपने जो प्रश्न पीछे बचे, यानी कि कल अपने कृषि पढ़ा था, इसी के अंदर आरबीएससी से, तो कृषि, पशुपालन और खनिज ये हो गए। अब प्रश्न है कि रबी की मुख्य फसल कौन सी है? अब रबी, खरीफ और जायद तीनों कल मैंने बताई, और इससे पहले भी की कई क्लासों में मैं आपको ट्रिक से याद करवा चुका हूं कि रबजी अगर चाहे अरबी सूरज जो अदमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दे वगैरह, ये करवाई थी। तो देखो, रबी की जो मुख्य फसल है ना, वो है गेहूं। रबी में भी 2 शब्द है, गेहूं में भी 2 है, एक तरीका है याद करने का। बाकी ये बाजरा, मक्का वगैरह ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की मुख्य फसल आपके कौन सी है? गेहूं की है, ठीक है। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? क्या पूछा है? मरुस्थलीय राजस्थान। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब हो गया पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। कल ही अपन ने पढ़ा है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है बाजरा। यदि दक्षिणी राजस्थान की बात करते तो मक्का, ठीक है। बांसवाड़ा साइड इस तरफ जो चावल ज्यादा होते हैं, वैसे हनुमानगढ़ साइड भी होते हैं। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखना। ये पीछे उसी में आरबीएससी में दे रखे हैं प्रश्न। अगला देखो, ये खाली जगह के रूप में दे रखा है, लेकिन अपन इसको पूरा ही लेके, खरीफ की फसल किस ऋतु में, ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? तो मैंने आपको कल बताया, जब माह जो लिखे मैंने, उसके साथ में मैंने ऋतु भी लिखी थी कि इसको आप मान सकते हो कि ये कब? मानसून के प्रारंभ में बोई जाती है। तो इसका उत्तर आपके क्या होगा? मानसून। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है? तो चिंताजनक गिरावट एक तो हुई है गधों की संख्या में, और एक हुई है ऊंट की संख्या में, ठीक है। ये दोनों में चिंताजनक गिरावट हुई है, ये आपको बताइए। बाकी भेड़ बकरी में हुई है, लेकिन इनमें ज्यादा हुई है। तो चिंताजनक के अंदर ये आएंगे। अगला प्रश्न है, ये इससे पहले वाले टॉपिक का जो बाकी रह गया था, वो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती है किसकी? खजांची की, राजा की, बख्शी की या प्रधान की? तो यहां पे आपको बताया भी था कि बख्शी भी कह सकते हैं, मीर बख्शी भी कह सकते हैं, और यानी कि ये याद रखना, वो बख्शी देने वाला है, वेतन देने वाला है, तो फिर उसे बख्शी कहा जाता है। ये यहां से मीर बख्शी या बख्शी आ जाता है, ठीक है। खजांची की तो क्या जिम्मेदारी है? राजकोष का ध्यान रखना है, आय वेतन का हिसाब रखना है। ये राजा तो मुख्य ही हो गया, और प्रधान, वो मुख्य जो मंत्री होगा वो दीवान और प्रधान कहलाते हैं। चलिए अगला, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है आपको मनोनीत, ठीक है। एक मनोनीत, एक निर्वाचित, ये दो तो ध्यान रखने ही होते हैं। निर्वाचित का मतलब है पहली बार जनता द्वारा चुने गए, मनोनीत यानी कि उनका मनोनयन हुआ है। तो यहां पे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है, जिसका उत्तर होगा आपका टीकाराम पालीवाल। और ये जय नारायण व्यास जो है, ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। जय नारायण व्यास राजस्थान के शेर, ठीक है, मारवाड़ के शेर, निर्वाचित व मनोनीत दोनों। यदि बात करें, ये तो हो गई, देखो प्रथम निर्वाचित पूछा तो टीकाराम पालीवाल, यदि प्रथम मनोनीत पूछते तो फिर हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, निर्वाचित में टीकाराम पालीवाल। जय ने, ये मोहनलाल सुखाड़िया जो है,
ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले हरदेव जोशी, जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनर्लागू किया और 10 बार विधायक रहे थे लगातार। बंद किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। ठीक है, चलिए अगला है आपके मिलान करने वाला प्रश्न है, स्तंभ अ और स्तंभ ब को सुमेलित करें। यह है आपका स्तंभ अ और यह है स्तंभ ब। देखो क्या दे रखा है, ग्राम। अब ग्राम किसे कहते हैं? मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था? नहीं। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर? नहीं। राज्य की सबसे छोटी इकाई? बिल्कुल इसे ही कहते हैं, राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और यहाँ का जो चलाएगा कार्यभार पूरा प्रशासन वो पंचायत। मनसबदारी? सीधी सी बात है, मनसबदारी आई है तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी। जागीर पट्टा? तो ये जागीर का उल्लेख आया है, और यह है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। ये फैक्ट कल रह गया था, तो ये भी आपके इसमें शामिल हो गया, जागीर पट्टा वाला भी। ये एक छूटा था क्योंकि ये प्रश्न में देना था मुझे, तो मैंने स्लाइड में नहीं लिया था कि प्रश्न में बता देंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कहां चले, बस वास्तव में चलने का समय हो गया। ये हो गए आपके अध्याय 8 तक, कक्षा 6 में पूरा हो गया। अब अगला जो सप्ताह आएगा उसके अंदर आपके कक्षा 6 वाली जो है आरबीएससी एक किताब पूरी, फिर बचेगी पीछे 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। देखते ही देखते आपका बहुत बढ़िया जो है ये कवर हो जाएगा, और वापस आपको यह किताब उठा के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आरबीएससी की भी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, इस पे भी काफी सारे बच्चे कह रहे हैं और हमारी बन भी रही है, तो ये भी आपको मात्र लागत मूल्य में अभ्यास करने के लिए मिल जाएगी। बाकी एनसीईआरटी वाली जो है वो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार मिलती नहीं है, और ये जो है 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, तो आपके काफी सारे एग्जाम उससे निकल जाएंगे। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उसको पढ़नी ही पड़ती है। तो ये चीज है जो आपको बता दी। बाकी मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।